नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और ये 5 जनवरी 2023 न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। तो पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। तो हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन पुश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। 19,744 करोड़ का कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री 150 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन 1970s में जब जो है बेसिकली ऑयल क्राइसिस आई थी, उसके बाद इसको पुश ज़्यादा मिला। तब जापान की कंट्री होंडा और टोयोटा और साउथ कोरिया की हुंडई ने इस पर काम करना, कॉमर्शलाइज्ड करने के लिए इस पर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन होता है कि जो जब हाइड्रोजन बनता है, बेसिकली हाइड्रोजन कैसे बनता है? पानी से, H2O। इसमें से क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन बना है, पानी से हाइड्रोजन बना है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हमको एनर्जी डालनी पड़ती है। तो ये एनर्जी किस सोर्स से आ रही है, इस हिसाब से, इसके बेसिस पे जो है हम डिसाइड करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है। तो जब जो है ग्रे हाइड्रोजन का मतलब ये जो एनर्जी आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है एनर्जी। फिर अगर दूसरा ब्लू हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन में आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल से ही एनर्जी आ रही है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है उसमें हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ताकि पोल्यूशन कम हो। ठीक है, हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन कैप्चर वगैरह, और ये सब टेक्नोलॉजी जब स्टोरेज ऑप्शन भी यूज़ होता है, तब इसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और जब ये एनर्जी रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर या फिर हाइड्रो पावर, इन सब चीज़ों से जब ये एनर्जी हमें सप्लाई मिलती है, तो हम इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली इंडिया में जिसको अभी सरकार प्रमोट करने जा रही है, वो ग्रीन हाइड्रोजन को करेगी। हाँ, तो और इसके बारे में हम देखते हैं क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल इतना है कि इट कैन डीकार्बनाइज अ रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग आयरन एंड स्टील, chemicals and transportation to renewable energy that can be stored or used by the grid can be channeled to produce hydrogen। तो पहला ये है कि जो स्टील सेक्टर है, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सब चीज़ों में तो यूज़ हो ही सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है। अब विंड क्या है? विंड तो 24 घंटे, फॉर एग्जांपल 24 घंटे हवा चल रही है, साल के हर महीने में हवा चल रही है, लेकिन अलग अलग सीज़न में डे नाइट के हिसाब से हमारी एनर्जी डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है। तो जो विंड एनर्जी, तो लेकिन प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहता है। और इनफैक्ट जो कोल प्लांट वगैरह भी होते हैं, इनका ही प्रोडक्शन कंटिन्यू ही रहता है। तो क्या कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोलर वगैरह, हाइड्रो वगैरह, इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, और ये जो प्रोड्यूस करेंगी एनर्जी, इनसे हम इसको हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इससे बना लेंगे। हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और इस ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर कर देंगे, और हम जब हमें ज़रूरत जिस हिसाब से पड़ेगी उस हिसाब से हम उसका यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, एनर्जी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये दूसरा यूज़ है। और पहला यूज़ है कि सीधे हम डायरेक्टली इसका यूज़ करें कि केमिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टील में वगैरह में। बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द करेंट कॉस्ट इन इंडिया इज़ अराउंड 350 to 400 पर केजी। हाइड्रोजन का करेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 300 से 400 रुपये पर किलो है। और ये वायबल तभी होगा जब इसका कॉस्ट हम 100 केजी के अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ला सकें। A major part of this is a proposed strategic intervention for Green Hydrogen Transition Program (SIGHT), under which 2 financial incentive mechanism targeting domestic manufacturing of electrolyzer and the production of green hydrogen। तो SIGHT जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 चीज़ों पर टारगेटिंग करी जा रही है। पहली क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर्स बेसिकली जब H2O होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करा जाता है, तब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, और ये हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स की एक इक्विपमेंट है, बड़ा मतलब रिएक्टर टाइप का होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स हमें चाहिए, और स्टोरेज, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। अब ऑटो सेक्टर में कैसे यूज़ होगा, और फ्यूल सेल्स की बात करी गई है इसमें।
तो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डायरेक्टली नहीं यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीजल पेट्रोल क्या होता है, गाड़ी में डालो और वही डीजल पेट्रोल जलता है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बेसिकली इंजन को पावर मिलती है उसके बर्निंग से, तो कंबस्चन होता है उसका। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोजन में कंबस्चन नहीं होता है, बल्कि उस हाइड्रोजन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो वो पूरा इक्विपमेंट होता है जिसमें ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फ्यूल सेल। क्या कहते हैं? फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। बेसिकली इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन होता है, सबसे पहले तो आपका वाटर होता है, वाटर से हमने बनाया, यहाँ पे एनर्जी दी जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, और हमारा हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन भी बना। ऑक्सीजन को लेकिन हम अभी हटा दीजिए, हमें हाइड्रोजन से काम है। तो हाइड्रोजन जो बना है, ये हाइड्रोजन हम अपनी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है फ्यूल सेल वाली, उस गाड़ी में इस हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जाएगा। उसके बाद इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा और हमारा बनेगा H2O। और यहाँ पे रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होगा, प्लेटिनम का कोई कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनम से रिलेटेड ये कैटलिस्ट यूज होता है और इससे H2O बनता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली होता ये है कि जब इस हाइड्रोजन को इस प्लेटिनम के थ्रू पास कराया जाता है तो ये H+ आयन बन जाता है, H+, हाइड्रोजन प्लस आयन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों में ड्रिफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन ये निकल के ऑक्सीजन के साथ जाके मिलता है और फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन होता है और हमारा वाटर वेपर बनता है। ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ये H+ आयन में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, या फिर ड्रिफ्ट कह सकते हैं, उस ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है, इसको हम कार में जो मोटर लगा हुआ है उस मोटर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं और हमारी कार चलती है। ये जो है इसका फंडा होता है कि कैसे, यही चीज़ इसमें लिखी गई है। इनसाइड यूज ईच फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑनबोर्ड प्रेशराइज्ड टैंक and made to react with a catalyst, usually made from platinum. As the hydrogen passes through the catalyst, it is stripped of its electron, which are forced to move along an external circuit, producing an electrical current. और फिर इस इलेक्ट्रिकल करंट को मोटर को रन कराने में यूज़ होता है और बाई प्रोडक्ट हमारा वाटर वेपर बनता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कार्स हैव ए नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट। हाइड्रोजन इज अबाउट 2-3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बर्निंग पेट्रोल। हाइड्रोजन का जो है एफिशिएंसी पेट्रोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें कंबस्चन हो रहा है, कंबस्चन में हीट लॉस भी हो जाती है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये है बेसिकली। अब उसके बाद इसका यूज़ केस इंडिया में कहाँ पे यूज़ हो सकता है? पहला क्या है, India's electricity grid is predominantly coal based, thus negating the collateral benefit of major EV push। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ियाँ होंगी ये भी EVs ही हैं। EVs मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि चल तो एंड में इलेक्ट्रिसिटी से ही रही हैं। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि इंडिया में EV को पुश देने से केवल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है जिससे हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रहा है। और कोल अपने आप में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो खुद पॉल्यूटिंग है, तो हमें उसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। और तब हम हाइड्रोजन की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा। और क्या है फ़ायदा इसका? ये है कि लॉन्ग हॉल ट्रकिंग एंड अदर हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई सेक्टर सच एज शिपिंग एंड लॉन्ग हॉल एयर ट्रेवल यूजिंग हैवी बैटरीज इन दिस एप्लीकेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। अच्छा, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन इंजन में भी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फॉर एग्जांपल की जो ट्रकें वगैरह हैं, तो ट्रक वगैरह में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आप ट्रक का इंजन उसके हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि अगर बैटरी उसमें बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी और फिर भारी हो जाएगी तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और साथ में आपको जो है लंबी दूरी तक भी नहीं चल पाती है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसको ये सॉल्व कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन वाला, या फिर फ्यूल सेल सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद स्टील और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ हो सकता है। स्टील में केरला ने ऑलरेडी जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी मिशन लॉन्च करा है और ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहते हैं केरला को। और US बेस्ड ओहिमियम इंटरनेशनल ने जो है कर्नाटका में कमीशन करा है ग्रीन हाइड्रोजन की फैक्ट्री को। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इतना ही था दोस्तों, और बाकी अगला आर्टिकल देखते हैं। अब ये हमने बात ऑलरेडी करी थी कि कैसे जो है 50 मॉन्यूमेंट मिसिंग हो गए
और इसमें SI वगैरह की बात करी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है नहीं, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है एक दिन जब पेपर में आया था ये। तो 1920s और 30s में 50s में इस टाइम ASI जो है ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स के बारे में काम करता था, क्योंकि इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो है क्या हुआ कि इंडिया जो है अपना फोकस अदर चीज़ों में, हेरिटेज के प्रोटेक्शन में नहीं बल्कि फोकस शिफ्ट करके हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में कर दिया। ऐसा ASI का कोई ऑफिशियल बोल रहा है, कितना सही है कितना गलत है ये भगवान ही जाने। अब जो है 92 कैग की रिपोर्ट आई थी 2013 में, उसके अकॉर्डिंग 92 मॉन्यूमेंट मिसिंग थे, लेकिन बाद में फिर 42 इनमें से ASI ने आइडेंटिफाई कर लिया और बोला कि 50 मिसिंग है। ठीक है, अब कौन कौन से मॉन्यूमेंट जो मिसिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक दो हैं, जैसे कि एक 12 खंबा सेमेट्री था दिल्ली, बिल्कुल हार्ट ऑफ दिल्ली में, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। और क्या था, गन्स ऑफ एम्परर शेर शाह तिनसुखिया आसाम में था, रूइंस ऑफ कॉपर टेम्पल पाया लोहित में अरुणाचल प्रदेश में था, कौस मीनार मुजेसर फरीदाबाद में था, ये भी गायब हो गया, फरीदाबाद हरियाणा, कुतुम्बरी टेम्पल द्वाराहट अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ये भी गायब हो गया, रॉक इंस्क्रिप्शन सतना मध्य प्रदेश से गायब हो गया, ओल्ड यूरोपियन टॉम पुणे महाराष्ट्र गायब हो गया, 12th सेंचुरी टेम्पल इन बारन राजस्थान, ये भी गायब हो गया, टेलिया नाला बुद्धिस्ट रूइंस वाराणसी में, ये भी गायब हो गया। तो बस यही है। अब यहाँ पे आगे ये इसमें बताया गया है कि ये जो गायब चीज़ें हो गई हैं इनको अब डी नोटिफाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आमसार एक्ट है जिसके सेक्शन 35 के थ्रू डी नोटिफाई किया जा सकता है, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि गायब हो गया। उसमें बस प्रोविज़न ये है किसी को डी नोटिफाई करने का कि उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, तो सरकार बोल दे इन मॉन्यूमेंट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया तो ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में नहीं आएंगी। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमी के पेज पे कुछ खास खबर है नहीं, तो एक जो है ये है कंप्लेंट अगेंस्ट अंडर ऑम्बुड्समैन राइजेस। तो कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर ऑम्बुड्समैन स्कीम राइजेस 9.39%। अब बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या होते हैं बेसिकली, द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम इज एन एक्सपीडिशियस एंड inexpensive forum for bank customer for resolution of complaints retaining to certain services rendered by banks। अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हैं, इंडिया में किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, चाहे आप इंडियन हो या फिर आप NRI हो या आप कुछ भी हो, अगर आप इंडियन बैंक में कस्टमर हैं तो आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बिना पैसे लिए आपका जो है कंप्लेन सुनी जाएगी और उसका रिजोल्यूशन करा जाएगा। और रिजोल्यूशन जो है 63.63% है। ठीक है, तो ये है। इसमें प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ में तो कुछ है नहीं काम का, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।